तो रेटिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ये होता है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that the length of jet at the length of tangent from that point to the two given circles are equal. ठीक है, it is the locus of a point such that the length of tangent from that point to given circles are equal. तो इसका मतलब क्या है? जैसे से दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं छोटे छोटे, एक ये एक सर्कल हो गया और एक सर्कल से ये हो गया। हाँ, और जैसे मान लो कोई एक पॉइंट P है से H, K, तो P से मैंने दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक इधर ड्रॉ किया और एक इधर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये A हो गया, ये B हो गया। जैसे से मान लो कि इस सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0, 2g2x + 2f2y + c2 = 0। ठीक है, जैसे से ये दो सर्कल्स हो गए हमारे। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √S1। √S1। ठीक है, तो जैसे मान लो इस सर्कल को मैंने S1 बोल दिया, S1 वाला सर्कल, इस सर्कल को क्या बोल दिया? S2 वाला सर्कल। तो PA = PB, मतलब √S1 = √S2, मतलब स्क्वायरिंग कर दी तो S1 = S2। अच्छा, S1 का क्या मतलब है कि सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स डाल देना, h² + k² + 2g1h + 2f1k + c1। और S2 में, S2 का क्या मतलब है कि सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट डाल देना, h² + k² + 2g2h + 2f2k + c2। ठीक है, तो देखो h² कैंसिल हो जाएगा, k² कैंसिल हो जाएगा। देखो को इधर लेके आ गए, k वाले टर्म को भी इधर लेके आ गए। सो क्या बचेगा हमारे पास? ऐसा बचेगा 2 टाइम्स g1 - g2 into h + 2 टाइम्स f1 - f2 into k + c1 - c2 = 0। c2 को भी इधर लेके आए। ठीक है, अच्छा फिर जैसे लोकस में क्या करते थे, h और k को x और y से रिप्लेस कर देते थे, तो 2 टाइम्स g1 - g2 into x + 2 टाइम्स f1 - f2 into y + c1 - c2 = 0। तो यही जो है इक्वेशन ऑफ लोकस है। अच्छा ये बताओ, ये जो इक्वेशन है वो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कैसे टाइप का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। Yes, it representing a straight line। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो रहा होगा? अच्छा, स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं?
रेडिकल एक्सिस। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो रहा होगा? स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस टाइम्स g1 माइनस g2 होल अपॉन f1 माइनस f2 लिख सकते हैं स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। अगर सर्कल के सेंटर की बात करूं, जैसे मान लो सेंटर 1 वो क्या होता है? माइनस g1 कॉमा माइनस f1 एंड सेंटर 2 माइनस g2 कॉमा माइनस f2। तो स्लोप ऑफ c1 c2 क्या होता? ऐसे लिख सकता हूँ f1 माइनस f2 होल अपॉन g1 माइनस g2। देखो जरा, Yes, sir. अच्छा c1 और स्लोप ऑफ आर ए, इसके बीच में हम कुछ कह सकते हैं क्या? दोनों परपेंडिकुलर है. स्लोप ऑफ c1 c2 स्लोप ऑफ आर ए जब तुम करते तो -1 आता है। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस is what is perpendicular to line joining the centers of the two circle. Radical axis is perpendicular to the line joining the centers of the two circles. ठीक है, इतनी बातें सबने लिख ली क्या? सबको आवाज आ रही है? कनेक्शन ठीक है? हाँ सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ऊपर का ब्रेक कर सकते हैं? ऊपर का देखो, यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है कि इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टू गिवन सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जैसे मान लो दो सर्कल्स मान लिए, ये जो दो सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए, एक का इक्वेशन ये ले लिया और एक का इक्वेशन ये ले लिया, और एक पॉइंट P ले लिया, एक वेरिएबल पॉइंट P ले लिया से h कॉमा k। ठीक है, तो जो रेडिकल एक्सिस है उसका डेफिनेशन क्या लिखा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी होना चाहिए। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बताता है, कैसे, मतलब रूट एस वन एंड रूट एस टू। तो रूट एस वन इज इक्वल टू रूट एस टू, मतलब एस वन इज इक्वल टू एस टू। अब एस वन का क्या मतलब है कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल सकते हैं रेशियो। सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब किया अपन ने, तो फिर सिंप्लीफाई करने पे कुछ ऐसा आ गया। फिर h और k को x और y से रिप्लेस कर दिया, तो यही जो है इक्वेशन ऑफ लोकस है। और ये कैसे टाइप का लोकस है? एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग रेडिकल एक्सिस कहते हैं। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? रेडिकल एक्सिस। फिर उसके बाद मैंने प्रूफ किया कि जो रेडिकल एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। ठीक है, हाँ सर। ओके, अब आगे देखते हैं। सो अच्छा, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस कैसे लिखेंगे? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। इससे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से। अब देखो,
जैसे मान लो ये 2 सर्कल्स हो गए, सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल से ये हो गया और ये 2 सेंटर्स हो गए, से C1 और ये C2। तो रेडिकल एक्सिस जो होता है हमारा, वो क्या होता है? वो C1 और C2 के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे टाइप की लाइन होती है रेडिकल एक्सिस। और इसका इक्वेशन जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे मान लो रेडिकल एक्सिस पे तुम कोई भी पॉइंट लो और उससे तुम दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इसका और इसका लेंथ इक्वल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इससे दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो इसका और इसका लेंथ ऐसे इक्वल। मतलब जैसे नहीं होता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाइप का सिनारियो, दो, वैसे ही समथिंग उसी टाइप की चीज है। से एक डाउट है, हाँ, अगर हम लोग रेडिकल एक्सिस से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना रेडिकल एक्सिस और लाइन जॉइनिंग सेंटर्स का, उधर से अगर हम लोग इक्वल पॉइंट, डिस्टेंस हाँ, पॉइंट्स ले रेडिकल एक्सिस पे, तो जो टैंजेंट्स आएंगे वो चारों इक्वल रहेंगे क्या? फिर से बताओ, ये पॉइंट पी से क्या करें? पॉइंट पी है, अगर हम हाँ, लोग एक्स डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट ले और एक्स डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट ले, तो फिर जो टैंजेंट्स बनाएंगे चारों इक्वल रहेंगे क्या? हाँ, हाँ, चारों इक्वल रहेंगे। ठीक है। सो ये तो मतलब रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग को रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। सो लेट्स राइट प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज, अभी तक जो जो सीखा उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग कमेंट कर सकते हैं? सर वो सेंटर से लाइन ज्वाइन जो करते हैं उसको उसके परपेंडिकुलर रहता है। हाँ, चलो, अच्छी बात। तो पहली प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि perpendicular to line joining the centers। अच्छा बताओ, दूसरी बात क्या कह सकते हैं? दूसरी बात, फिर उस पे ऊपर पॉइंट लेंगे तो इक्वल बनेगा। हाँ, कि if any point is taken on radical axis, then length of tangent of that point, sorry, length of tangent to the circle from that point, to the circles from that point must be equal। ठीक है, ये तो दो बातें अभी ही सीखी हम लोगों ने। अच्छा, तीसरी बात सीखते हैं कि if else intersect, अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो देखो क्या होता है। अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल चलो हाथ से बना देते हैं।
फिर दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, तो ये लोग जैसे ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए और बी को अगर हम ज्वाइन करें, अगर हम लोग ए और बी को ज्वाइन करें तो उसको वो क्या बनता था? फिर कॉर्ड ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड। ए और बी को ज्वाइन करने पे क्या बनता था? कॉमन कॉर्ड। अच्छा, कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन याद है? मैंने बताया था कि S1 माइनस S1 माइनस S2 S2। इज इक्वल टू 0 से ही आता है कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट देन कॉमन कॉर्ड is the radical axis। अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड होता है वही अपना रेडिकल एक्सिस भी होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लो अगर दो टाइप के पॉइंट्स हो गए इस ग्रीन वाली लाइन पे, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या, पहले ये बताओ दोनों पॉइंट्स में अंतर क्या है? एक पॉइंट दोनों सर्कल्स के इंटीरियर में लाई करते हैं और दूसरा बाहर। एक पॉइंट जो है दोनों सर्कल्स के बाहर लाई कर रहा है और जो ये वाला पॉइंट है वो दोनों सर्कल्स के इंटीरियर में लाई कर रहा है। ठीक है, तो बाहर के पॉइंट से ही तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना। अगर कोई पॉइंट बाहर है तो उसी पॉइंट के थ्रू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट बाहर होता तब क्या होता, ये जो टेंजेंट की लेंथ होती वो इक्वल होती। लेकिन अगर कोई पॉइंट अंदर होता तो वहां पे तो हम लोग टेंजेंट की बात ही नहीं कर सकते थे। कभी हम लोग ऐसी बात किए कि ये सर्कल है और यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट के थ्रू टेंजेंट का डिस्कशन करो, ऐसी कभी कोई बात हुई है हमारी? टेंजेंट बनेगा ही। हमेशा नहीं सर। बाहर के पॉइंट से टेंजेंट बनेगा ही नहीं, हमेशा बाहर के पॉइंट से ही टेंजेंट की बात हुई है। तो अंदर के पॉइंट से क्या बनता है? कॉर्ड बनता है। अंदर के पॉइंट से क्या बनता है? कॉर्ड बनता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो याद है एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी तुम लोग को कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होता था। PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी? S1 के बराबर। S1 का क्या मतलब होता था कि सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट डाल दिया। याद है स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अब देखो जैसे मान लो इस पॉइंट को हम लोग ने पॉइंट P कह दिया। क्या कह दिया? पॉइंट P। और कौन सा कलर यूज करें? चलो ब्लू यूज करते हैं। जैसे मान लो ये है पॉइंट P और C D और ऐसे E F। ठीक है, देखो CD जो है वो ब्लैक वाले सर्कल का कॉर्ड है और E वाले सर्कल का कॉर्ड है, and both the chords are through point P। अच्छा, क्योंकि पॉइंट P, since P is on radical axis, therefore S1 is equal to S2 होना चाहिए। P is on the radical axis। अच्छा, S1 के लिए क्या लिखता हूँ? This into this, मतलब मैं लिख सकता हूँ S1 के लिए PC into PD, और S2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ?
सर्कल 2 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा PE into PF। PC into PD is equal to PE into PF। समझ में आई बात? तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कॉमन कॉर्ड पे कोई पॉइंट लूं और उस पॉइंट से उस पॉइंट को के थ्रू दो कॉर्ड्स ड्रॉ करूं, उसमें से एक कॉर्ड सर्कल 1 का हो और दूसरा कॉर्ड सर्कल 2 का हो, तो वो जो कॉर्ड के इंटरसेप्ट का लेंथ है उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। सर ये S1 इक्वल्स S2 कैसे होगा? S1 इज इक्वल टू S2 इसलिए हुआ क्योंकि पॉइंट P जो है वो रेडिकल एक्सिस पे ही है ना। ये वाली जो लाइन है वो क्या है? रेडिकल एक्सिस। और रेडिकल एक्सिस पे S1 और S2 तो इक्वल होते ही हैं। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सिंस हाँ। P is on the radical axis therefore S1 is equal to S2। तो S1 को देख के मैंने PC into PD लिख लिया और S2 को देख के मैंने PE into PF लिख लिया। बच्चों एक बार बताओ, ये क्लियर है तुम लोग को? ये लास्ट वाला पॉइंट आप रिपीट कर सबको फिर से बताऊं? हाँ सर, वो डाउट हो रहा है। देखो लास्ट वाले पॉइंट में क्या है कि जैसे तुम S1 की बात करो, जैसे मान लो मैंने ब्लैक वाला सर्कल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ से हम लोग ने कोई एक कॉर्ड ड्रॉ किया C और D, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि PC into PD ये S1 के बराबर होगा। पॉइंट P में मतलब सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट डाल देना। अच्छा, अगर मैं रेड वाले सर्कल की बात करूं, उसमें से ये पॉइंट वो P है, S1 के बराबर कैसे होगा? ये प्रॉपर्टी बताई थी ना तुमको कि PA into PB is equal to PC into PD is equal to S1 के बराबर होता है। ये कुछ पहले के क्लासेस में। ओके सर, हाँ फिर समझ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही जैसे मान लो ये E है, ये F है और ये सर्कल 2 है, तो PE into PF ये S2 के बराबर होता है। और क्योंकि पॉइंट P रेडिकल एक्सिस पे है, S1 और S2 इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट केस कि इफ two circles touch each other externally, then radical axis is tangent at point of contact। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? हम लोग कुछ ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल हाथ से बनाना पड़ता है, से ये है दूसरा सर्कल। हाँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट होता वही रेडिकल एक्सिस भी होता, यही जो है रेडिकल एक्सिस भी होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम कोई पॉइंट P लो, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P लो, ये वाला डिस्टेंस देखो, एक तो ये हो गया PA, दूसरा टेंजेंट ये हो गया PB और ये PC।
तो रेडिकल एक्सिस के कारण पीए और पीसी इक्वल होते हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट के कारण पीए और पीबी भी इक्वल होते हैं। तो इससे क्या हो जाता कि पीए, पीबी और पीसी ये तीनों इक्वल आ जाता है। समझे? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, तब भी जो रेडिकल एक्सिस है इज सेम एज टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल है और से दूसरा सर्कल ये है, तो इधर चला गया थोड़ा सा। जैसे मान लो ये दूसरा सर्कल, ठीक है, तो ये इंटरनली टच कर रहा है। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे जो है वो बनता है तुम्हारा टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही जो है रेडिकल एक्सिस भी होता है, ठीक है। अब वंस अगेन रेडिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट पी लो आप, पॉइंट पी ये ले लिए, तो रेडिकल एक्सिस की खास बात क्या होती है कि रेडिकल एक्सिस से दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो जैसे मान लो एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर लिया पीबी, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर लिया पीसी। अच्छा, पीए जो है वो दोनों सर्कल्स को लिए टेंजेंट है। तो देखो पीबी, पीसी और पीए वो भी यहाँ पे वैसे इक्वल होंगे जैसे ऊपर वाले केस में हुए थे। ठीक है, Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ वन सर्कल lies inside the other circle, if one circle lies inside the other circle, then लिखने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तुमसे पूछते हैं। सर्कल बन जा और दूसरा सर्कल जैसे मान लो अंदर बनाते हैं। जैसे मान लो ये है दूसरा सर्कल, तो ये बताओ जैसे ये दो सर्कल्स हैं, तो इनका जो रेडिकल एक्सिस है वो कैसा हो सकता है? ऐसे टाइप का केस हो सकता है, पहले टाइप का, दूसरे टाइप का, या तीसरे टाइप का। इन तीनों में से कोई एक टाइप का दिख रहा होगा रेडिकल एक्सिस, पहला, दूसरा या तीसरा। तो लेकिन दूसरे और तीसरे में अगर हम लोग सर्कल के इंटीरियर में एक पॉइंट ले रहे तो टैंजेंट तो बना ही नहीं सकते ना।
हाँ तो नहीं, तो केवल टेंजेंट तुमको बस ये सोचना है कि S1 इज इक्वल टू S2 हो जाए, ठीक है। रेडिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या सोचना है तुमको कि S1 इज इक्वल टू S2 हो जाए, ऐसा कुछ सोचना है। सर थर्ड वाला होगा क्या? थर्ड वन और वो एक बच्चों प्रॉपर्टी थी ना, फिर कि अगर पॉइंट लेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस टू लार्ज डिस्टेंस। नहीं। अच्छा देखो, थर्ड वन में जैसे मान लो मैं कोई यहाँ पे पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, तो इस पॉइंट के लिए S1 कैसा आता, पॉजिटिव आता कि नेगेटिव आता? नेगेटिव आता, नेगेटिव। और S2 कैसा आता? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब मामला गड़बड़ा जाएगा क्या? हाँ सर। यस सर। क्योंकि S1 और S2 को इक्वल होना चाहिए, तभी तो रेडिकल एक्सिस वाला सीन बनेगा। मतलब ये नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है। नहीं सर। नहीं सेम सर। सेम चीज सेकंड में भी, जैसे ये पॉइंट ले लो, तो ये जो है सर्कल के अंदर है, S1 के अंदर है और S2 के बाहर है, तो S1 और S2 तो इक्वल हो नहीं सकते। मतलब ये वाला सीन होता है। मतलब अगर दो सर्कल्स मतलब एक सर्कल दूसरे के अंदर है, तो जो उनका रेडिकल एक्सिस है वो कैसे टाइप का हो रहा होगा? वो दोनों के बाहर से जा रहा होगा, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सिस हो रहा होगा। सो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? क्या क्या सीखा? हम लोग ने दो बातें, मतलब कुछ तो थ्योरेटिकल बातें सीखी और मैथमेटिकल बातें ये सीखी कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। S1 minus S2 equal to 0. बताओ रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। S1 इक्वल टू S2। हाँ, इससे स्ट्रेट S1 minus S2 is equal to 0 से। और रेडिकल एक्सिस की खास बात क्या होती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है, ठीक है। मतलब छोटी सी बात अगर हम लोग बोले तो ऐसा कुछ, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है। ओके, अब नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है, क्या नाम है? रेडिकल सर्कल एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल सर्कल एंड रेडिकल सेंटर, ठीक है। तो जैसे रेडिकल एक्सिस कितने सर्कल्स के लिए इवैल्यूएट किया जाता है? दो सर्कल्स के लिए इवैल्यूएट करते हैं रेडिकल एक्सिस। दो सर्कल के रेस्पेक्ट में बात हो रही होती है। तो रेडिकल सर्कल या रेडिकल सेंटर, इट इज डिस्कस्ड फॉर 3 सर्कल्स। ये 3 सर्कल के लिए बात होती है। अच्छा, रेडिकल सेंटर का आप डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। तो रेडिकल सेंटर का जो डेफिनेशन होता है, सेंटर का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज अ पॉइंट
such that the length of tangent from that point to three given circle are equal. ठीक है, are equal in length, मतलब जो भी कहो. So सर वो जो आपने लिखा इट इज डिस्कस्ड फॉर 3 सर्कल्स, वो रेडिकल सर्कल का है ना? radical circle as well as radical center. ओके. नोट करने पे ऊपर जाओ. ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, मान लो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और कौन से कलर से बनाऊं? ब्लैक से बनाते हैं. से ये अपना तीसरा सर्कल है. अब जैसे मान लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, पॉइंट P, जहां से तुम तीनों सर्कल्स पे जब टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट इक्वल लेंथ के होंगे. सर एक किसी सर्कल पॉइंट, जाएगा ना सर? हाँ तो फिर टेंजेंट रेडियस है. टेंजेंट. हाँ हाँ, बस उसी सर्कल को पता है क्या बोला जाता है? रेडिकल सर्कल. तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेडिकल सेंटर. और देखो, इस पॉइंट को सेंटर मान के और इतने डिस्टेंस को क्या मान के? रेडियस मान के. अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, इसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल सर्कल. सर वो तीनों समझे सर्कल बात? जा सकता है, चलेगा? क्या कह रहे हो? वो जो सर्कल है वो तीनों सर्कल से थोड़ा थोड़ा अंदर रहेगा तो चलेगा? हाँ, वो सर्कल तीनों सर्कल के अंदर के ही थ्रू होके पास होगा, क्योंकि सर जैसे तीनों मान को लो तुम टच ऐसे नहीं कर सोचो ना, सकता? जैसे ये पॉइंट, नहीं, मैं तुमको बताता हूँ उसका रीजन. क्योंकि जो पॉइंट P है वो बाहर का पॉइंट है, तो इस पॉइंट P से हर सर्कल पे दो टेंजेंट्स जाएंगे ना. हाँ सर, समझे. तो जो हमारा रेडिकल सर्कल है वो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा. तो इस बंदे को अंदर होके ही जाना पड़ेगा. ठीक है, तो जो रेडिकल सर्कल होता है वो तीनों सर्कल को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होके कर जाता है. ठीक है, तो रेडिकल सर्कल का मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ. वैसे मैंने डायग्रामेटिकली तो एक्सप्लेन कर ही दिया है. अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ? It is whose center is the, it is a circle whose center is the radical center and radius circle का
is the length of tangent from radical center to any of the given circle. Any of given circle. समझ में आई बात? ये सबको क्लियर है? सर ये वाली स्टोरी तुम, हाँ अगर सारे सेंटर्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाए तो P कोई स्पेशल पॉइंट होगा क्या? बताता हूँ। हाँ, तो कहाँ थे अपने? सारे क्या कह रहे थे हम लोग? हाँ, रेडिकल सर्कल के बारे में डिस्कस किया था। अब अच्छा ये बताओ कि रेडिकल सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? हाउ टू ऑब्टेन रेडिकल सेंटर वाला पॉइंट? सर हम लोग साइमल्टेनियसली S1 is equal to S2 और S2 is equal to S3 कर सकते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। तो मैं ऐसे लिख लूंगा, जैसे रेडिकल सेंटर के बारे में अगर लिखना चाहूँ, टू ऑब्टेन रेडिकल सेंटर, टू ऑब्टेन रेडिकल सेंटर वी कैन, क्या कहते हैं, टू ऑब्टेन रेडिकल सेंटर वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी of radical axis of the three circles taken two at a time. Two at a time. ठीक है, take two at a time. So क्या बोला जा रहा है? इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो एक सर्कल तुम्हारा से ऐसा हो गया, दूसरा सर्कल तुम्हारा से ऐसा हो गया, और तीसरा सर्कल से तुम्हारा ऐसा हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इन दोनों सर्कल्स का वो लिखा, रेडिकल एक्सिस लिखा। जैसे मान लो ये S1 है, ये S2 है, और ये कौन सा सर्कल है? से S3 है। तो इन दोनों सर्कल्स, रेड और ब्लैक वाले सर्कल का रेडिकल एक्सिस क्या होगा? ऐसे टाइप का होगा। फिर रेड और ब्लू वाले का रेडिकल एक्सिस कैसे टाइप का होगा? ऐसे टाइप का होगा। और ब्लू और रेड वाले का रेडिकल एक्सिस कैसा होगा? ऐसे टाइप का होगा। तो यही जो पॉइंट P है वही हम लोग को क्या देगा? रेडिकल सेंटर देगा। ठीक है, और इसको हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? देखो रेडिकल सेंटर क्या होता है? रेडिकल सेंटर वो एक पॉइंट होता है जिससे जिस पॉइंट से अगर मैं तीनों सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, उसका लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखो जैसे मान लो इसको एक्सिस 1 कह दिया, इसको एक्सिस 2 कह दिया, इसको एक्सिस 3 कह दिया, तो क्योंकि पॉइंट P एक्सिस 1 पे है, इसका मतलब पॉइंट P का S1 से जो डिस्टेंस और S2 से जो डिस्टेंस है टेंजेंट का वो इक्वल है। और क्योंकि पॉइंट P एक्सिस 2 पे है तो उसका सर्कल 1 से जो डिस्टेंस है और सर्कल 1 से जो टेंजेंट का लेंथ है वो भी इक्वल है। तो इससे हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या
कि पॉइंट P का S1 से जो टेंजेंट का लेंथ है, S2 से जो टेंजेंट का लेंथ है और S3 से जो टेंजेंट का लेंथ है, दोस आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, हाँ सर। ओके। सो अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, अगर जैसे मान तो लो S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 हो गया ना? हाँ, इस पॉइंट P के लिए S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, तो तुमको क्या करना होगा जैसे पॉइंट P ऑब्टेन करने के लिए? एक बार S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 और एक बार से S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। ये दो एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन आएंगे, इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट पॉइंट P। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पॉइंट P। ओके, अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो अगर पॉइंट P तुम्हारे पास आ गया तो तुमको एक तरीके से रेडिकल सेंटर आ गया, अब वो रेडियस निकाल सकते हो क्या? सर रूट S1 कर लेंगे। हाँ, रूट सर P रूट के S1 कर कोऑर्डिनेट लो। P के हाँ कोऑर्डिनेट्स डाल देंगे और रूट S1 कर देंगे तो हमें रेडियस आ जाएगा। हाँ, चाहे तुम रूट S1 निकालो, चाहे तुम रूट हाँ सर, S2 कुछ भी निकालो, कर चाहे सकते तुम रूट S कुछ भी कर लो, तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? हैं, रेडियस। रेडियस आ जाएगा और सेंटर है तो तो फिर हम निकाल सकते हाँ, तो रेडियस या तो रूट S1 या तो रूट S2 या तो रूट S3। ठीक है, S1 S2 S3 आई होप यू अंडरस्टैंड कि उसमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पुट करना है। सो जैसे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो सर्कल 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सर्कल 2 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और सर्कल 3 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x minus 6y is 9 equal to 0. Then find equation of radical circle. Then find equation of radical circle of the three given circles. Hmm?
S2. चलो सो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरा एम है कि पहले मैं 2 रेडिकल एक्सेस निकाल लूँ। तो जैसे मान लो रेडिकल एक्सेस 1 S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 से निकाला, तो वो बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, आई थिंक सही लिखा, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर हम लोग रेडिकल एक्सेस 2 की बात करें तो मैं सोच रहा हूँ कि S3 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से निकालूं, तो वो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। सो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। आया क्या तुम लोग का रेडिकल सेंटर 1, 2? रेडिकल सेंटर जो है वो क्या होगा 1, 2। ठीक है। अच्छा, अब रेडियस हाँ सर। रेडियस निकालना है तो कोई भी एक सर्कल पकड़ लेते हैं। तो जैसे सर्कल 3 पकड़ लेते हैं, रूट ऑफ S3 मतलब रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 12 प्लस 9 कितना बनेगा? तो 7 में 16 2, तो क्या बन जाएगा 2। ये रेडियस बन गया। तो देखो सेंटर पता और रेडियस पता, तो सर्कल का इक्वेशन, रेडिकल सर्कल का इक्वेशन जो है वो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, एक 2 प्रॉपर्टीज होती है रेडिकल सर्कल की जो मैं लिखवा देता हूँ, वो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाती है। तो उसका हम लोग ऐसा प्रूफ तो नहीं देख रहे हैं, बस प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी है कि रेडिकल सर्कल कट्स the 3 given circles orthogonally। रेडिकल सर्कल जो है it cuts the 3 given circles orthogonally।
ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रेडिकल सेंटर of three circles described on three sides of triangle as diameter is the orthocenter of that triangle. ठीक, इन दोनों को याद करो। कभी क्या होता है कि डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्रामेटिकली अगर समझ हम लोग तो वो कुछ ऐसा कह रही है ये हो गया, तीसरा सर्कल ये हो गया। इन तीनों का एक रेडिकल सर्कल होगा। जैसे मान लो ये रेडिकल सर्कल है, सो अब क्या बोला जा रहा है कि ये सर्कल इन सर्कल्स को और इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? दूसरी प्रॉपर्टी कुछ ऐसा कह रही है, जैसे मान लो हम लोग ने एक ट्राइंगल बना लिया, ये कोई ट्राइंगल है, कोई भी एक जनरल ट्राइंगल, इसके तीन साइड्स हैं ए बी सी। तो जैसे मान लो मैंने ए बी को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, से कुछ ऐसे टाइप का ए बी को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ हुआ होगा। ऐसे ही ए सी को डायामीटर मान के एक दूसरा सर्कल ड्रॉ हुआ होगा। ऐसे ही बी सी को डायामीटर मान के एक तीसरा सर्कल ड्रॉ हुआ होगा। ठीक है, राइटिंग थोड़ी डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया। तो ये तीन सर्कल्स हो गए। तो इन तीन सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर है, इन तीन सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर है वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर ही रेडिकल सेंटर होगा ऑफ द थ्री सर्कल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जैसे इसके ऊपर अगर मेरे को एक क्वेश्चन करना हो, से क्वेश्चन है x minus y plus 2 is equal to 0, x plus y minus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 7 is equal to 0। से ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। सो जैसे मान लो ऐसे लिख दिया कि सर्कल्स आर ड्रॉन with end points with vertex
of the triangle as end points of diameter. As end points of diameter. Then find the radical center of the triangle, sorry, of the three given circles. Then find the radical center of the three given circles. ये थोड़ा पॉइंट हाँ, से ऊपर थोड़ा जाओ, ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखना है। लिखना है ये। हाँ सर। तो थोड़ा सा और ऊपर कर सकते और ऊपर करो, देखो बस। तो 1,3 है। नहीं नहीं, देखो कैलकुलेशन गलत क्यों हो गई। सर हाफ और 2.5 है क्या? सही है। चलो, सो किया जाए अपने। तो देखो जो मैंने नोट लिखवाया है उस नोट के अकॉर्डिंग जो है, तो इन ट्राइंगल्स का, इन लाइंस के द्वारा जो बना हुआ ट्राइंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर है वही हमारा रेडिकल सेंटर होगा। अगर तुम L1 और L2 को ऑब्जर्व करो तो कुछ खास बात है क्या? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर तो उनका पॉइंट है। परपेंडिकुलर लाइंस है। हाँ, ये लोग परपेंडिकुलर लाइंस है। L1 और L2 जो है परपेंडिकुलर लाइंस है। तो जैसे मान लो ये L1 है और ये L2 है और से ये L3 है। तो मतलब जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो कैसा ट्राइंगल बन रहा होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है वही ऑर्थो सेंटर भी होता है।
तो हम लोग को ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस L1 और L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आई बात सबको? तो यहाँ से x की वैल्यू हाफ आ जाएगी और y की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। मतलब हाफ कॉमा 5/2 ये ऑर्थो सेंटर भी है उस ट्राइंगल का और यही रेडिकल सेंटर भी है ऑफ 3 सर्कल्स। वो 3 सर्कल्स कौन कौन से 3 सर्कल्स हो रहे होंगे, मतलब जैसे ये एक सर्कल हो रहा होगा, फिर ये एक सर्कल हो रहा होगा, फिर ये एक सर्कल हो रहा होगा, ऐसे टाइप का। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा। खैर समझ में आई बात सबको, ये कैसे हुआ? अच्छा एक और पॉइंट क्या है हमारा कि रेडिकल एक्सिस जो होता है ऑफ 2 गिवन सर्कल्स bisects the common tangent। कह सकते हैं क्या, radical axis of 2 angles bisect the common tangent। देखो जैसे मान लो हम लोग ने एक सर्कल ये ड्रॉ किया और से दूसरा सर्कल और कौन सा ड्रॉ करूं, ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूं। दूसरा सर्कल से ये ड्रॉ किया, ओके। अच्छा कॉमन टेंजेंट भी ड्रॉ करता हूं पहले मैं। जैसे मान लो कि ये अपना कॉमन टेंजेंट है, ये ए है, ये बी है और से ये अपना रेडिकल एक्सिस है। ये क्या है, रेडिकल एक्सिस। तो इसे मान लो ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या कहा जा रहा है कि जो पॉइंट पी है वो बाइसेक्ट कर दे रहा है ए और बी को। बोलो अग्री करेंगे इस बात से? हाँ सर। हाँ, क्योंकि रेडिकल एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वहां से दोनों सर्कल्स के ऊपर जो टेंजेंट होते हैं वो लोग इक्वल लेंथ के होते हैं। तो ये और ये इक्वल हो गए, मतलब ये बाइसेक्ट कर दिया। रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 गिवन सर्कल्स बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्रॉपर्टी है कि if the center of 3 given circles are collinear, if the centers of 3 given circles are collinear, then there does not exist radical center or circle of 3 given circles। मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कुछ ऐसी बात बोली जा रही है जैसे जैसे एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दूसरा सर्कल मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया,
तीसरा सर्कल मैंने से ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और मतलब इस हिसाब से ड्रॉ किया है कि तीनों के जो सेंटर्स है वो क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो ऐसे टाइप का। तो देखो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन तीनों सर्कल्स के लिए रेडिकल सेंटर या रेडिकल सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रीजन बता सकते हो? सर क्योंकि हम लोग एक रेडिकल एक्सिस बना सकते हैं 2 सर्कल्स के लिए, बट फिर वो तीसरा सर्कल के लिए एक पॉइंट से ही सेम टेंजेंट नहीं रहता। हाँ सही है कि देखो जैसे मान लो मैं सर्कल 1 और सर्कल 2 का रेडिकल एक्सिस बनाऊं, तो वो क्या होता है, रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। तो जैसे मान लो इसका रेडिकल एक्सिस ये हो गया, और ऐसे ही सर्कल 2 और सर्कल 3 का रेडिकल एक्सिस बनाऊं तो वो क्या हो गया, से ऐसे टाइप का रेडिकल एक्सिस हो गया। अब देखो ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों लाइंस जो है वो लाइंस जॉइनिंग द सेंटर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ये लोग तो मीट करेंगी नहीं कभी भी, पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट। तो रेडिकल सेंटर ऑब्टेन ही नहीं होगा, और रेडिकल सेंटर ऑब्टेन नहीं होगा मतलब रेडिकल सर्कल भी ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। सो मतलब कब ऐसा सिनारियो हो सकता है, जब क्या रेडिकल सेंटर ऑब्टेन ना हो, वो तब जब तीन गिवन सर्कल्स के जो सेंटर हैं वो कोलिनियर हो जाए, वो क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। सो अब देखो इसके ऊपर जैसे मान लो मेरे को कोई क्वेश्चन बनाना हो, इफ आई वांट टू फ्रेम अ क्वेश्चन ऑन दिस, तो जैसे मान लो कि मैं कुछ ऐसे कर दूंगा, सर्कल 1 का जैसे सेंटर 1,2 है, सेंटर 2 3,4 है, और सेंटर 3 7,y है, ठीक है। ये तीन सर्कल्स है जिसके तीन सेंटर्स हैं। सो इफ देयर इज नो पॉइंट such that length of tangent is equal to the three given circles, then find the value of y. Then find the value of y. क्या करना है, y find करना है। चलो बताओ भैया। फिर वो y कौन सा है? हाँ नहीं सर, वो y4 जैसा लग रहा है जो आपका स्क्रीन छोटा हुआ था। नहीं ये y है, ये y 4 नहीं। सर 8 है। हाँ सर 8 होगा, 8 y जो है 8 होगा। तो बस हम लोग को क्या इंश्योर करना होगा, तीनों सेंटर्स कोलिनियर है। ये जो तीनों हाँ कोलिनियर है, हम लोग को ये इंश्योर करना होगा कि C1 C2 C3 दीज आर कोलिनियर। अच्छा अगर कोलिनियर होते हैं तो देखो जैसे हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करके भी कर सकते हैं, सर बेस्ट स्लोप इक्वल करके भी को कर इक्वल सकते कर हैं। देते हैं ना। हाँ स्लोप को जैसे मान लो इक्वल कर दो,
या फिर तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे इन दोनों को देख के C1 और C2 को देख के तुम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो क्या कि किस लाइन पे लाई कर रहे होंगे C1 और C2। C1 और C2 कौन से लाइन पे लाई हाँ कर सर, रहे y हो? is equal to x+1। मतलब y minus x हाँ, is equal to 1 पे लाई कर रहा हूँ। देखो y minus x 1, y minus x 1। तो अगर कोलिनियर है मतलब 7, y भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? मतलब y minus 7 is equal to 1, मतलब y की वैल्यू 8 हो गई। और भी बहुत सारे तरीके, स्लोप इक्वेट कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिया, जो भी करना चाहो। ठीक है, सो ये था हमारा रेडिकल वाली बात, रेडिकल एक्सिस वगैरह ये सब। सो अब मैं तुम लोग को एक शीट ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वो जो है उस शीट में ऑर्थोगोनल सर्कल्स वाला टॉपिक है एंड रेडिकल वाला टॉपिक है। ठीक है, ऑर्थोगोनल एंड रेडिकल वाला टॉपिक है। एंड उस शीट को तुम लोग प्लीज, उसमें क्वेश्चंस तो काफी है, वैसे क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 70 है, तो सारे क्वेश्चंस मत करो, ऑड नंबर्ड क्वेश्चंस करोगे। समझ में आई बात? ऑड नंबर्ड क्वेश्चंस करोगे मतलब 1 करोगे, 3 करोगे, 5 करोगे, ऐसे ही करोगे। इसको कंप्लीट करो, फिर बस एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, पोल एंड पोलर। आधे घंटे का वो टॉपिक है, आधे पौन घंटे का, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके फिर मैं पैराबोला स्टार्ट करूंगा। ओके सर। ठीक है, सो सबको समझ में आ गया? सर्कल्स के देखो मैंने आउट वाटर टेस्ट भी डाल दिए, तो फटाफट प्रिपेयर करते जाओ अपने सब टॉपिक्स और टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ। मैंने स्ट्रेट लाइंस के भी टेस्ट प्रिपेयर कर लिए हैं, तो मैं कल तक पब्लिश कर दूंगा। पहले किसके दे, सर्कल्स के क्वाड्रेटिक के दे? देखो तुमको ये पहले जो है सर्कल्स के दे दो, वो बेटर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की तुम्हारी पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, सर्कल्स की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो सर्कल्स के दोगे तो अच्छा रहेगा। फिर क्वाड्रेटिक के भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा देते रहना। क्वाड्रेटिक में जैसे तुम ऐसे सोचो कि जो टॉपिक तुमको लग रहा है कि टफ है या मेरे को इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसके टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। जो टॉपिक तुमको इजी लगता है कि नहीं ये तो टॉपिक मेरे से हमेशा बन जाता है, तो उसका टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है फिर इस केस में। और नेक्स्ट वीक जो है हम लोग सर्कल्स के बुकलेट का डाउट्स भी कर लेंगे। तो एक्चुअली मैं अपने होम टाउन आ गया हूँ, तो मेरे पास अभी बुकलेट नहीं है, तो किसकी बुकलेट अभी एकदम साफ सुथरी है तुम लोग में से? तो साफ सुथरी तो नहीं है। पीडीएफ भेजना है क्या आपको? हाँ, मेरे को पीडीएफ बस भेज देना। ठीक है सर, भेज दूंगा। स्टेट लेवल और जे लेवल, और मतलब जो भी एक्सरसाइज वाली है ना, एक्सरसाइज स्टेट लेवल ऑनवर्ड से पीडीएफ भेज देना मेरे को, ओके ताकि सर। रेफर करने के लिए इजी रहेगा मेरे को। कैम स्कैनर से फोटो खींच के पीडीएफ भेज देना। ओके। हाँ ओके सर। और जो लोग आज मेरा कौन सा ग्रुप है मेरा आज किसका प्रैक्टिस अभ्यास सेशन है, कौन से बैच का? हाँ, येलो। येलो का।
हाँ ठीक है, तो 2 बजी है ना, तो 2:45. ओके, वी विल मीट एट 2:45 फॉर अभ्यास. सर ये नोट शेयर कर दीजिएगा. हाँ, नोट शेयर कर देता हूँ. 2:30 पे एक्चुअली अभी लंच वंच करना बाकी है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 2:45 से स्टार्ट करेंगे. चल, गुड बाय. सो तुम लोग अपने उस वो प्रिपेयर्ड हो क्या ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, येलो हाउस की क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो. उन प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे. चलो बाय.